आओ गुरनाम डार्लिंग, यहाँ से जल्दी निकल चलो। मैंने बेबसी से श्याम की तरफ देखा, उससे सर से इसका हाथ मिलाया और वीरा के साथ तकरीबन घिसटता हुआ वहां से निकल गया। बद्रीनाथ की न्यूयॉर्क में मौजूदगी का सुराग मिलने के बाद खुद मेरे लिए वहां ठहरना दुश्वार हो गया था। गोरहाम सेंटर पार्क से जरा आगे वाक़ है। वहां से कुछ दूर निकल आने के बाद वीरा ने बताया, मगर वहां जाना मुनासिब नहीं है, पहले घर से उसे फोन कर लो। एक कॉल तो यहीं कहीं से की जा सकती है। जब वो खुलकर श्याम से मिल सकता है तो फिर यह भी समझा जा सकता है कि वो अपने दूसरे हम वतनों से भी मेल जोल रखता होगा। मैंने कहा यह बेहतर रहेगा अगर वो मुलाकात के लिए आमादा हुआ तो यहीं काम बन जाएगा, वरना घर पहुंचकर उससे फोन पर तफसीली बात कर ली जाएगी। एक बूथ में मौजूद डायरेक्टरी से गोरहाम का नंबर तलाश करके मैंने मिलाया तो फौरन ही बदरी से बात होगी। मैंने छूटते ही उसे बता दिया कि मैं श्याम से मुलाकात के बाद उसे शहर के किसी बूथ से फोन कर रहा हूँ। इसके लिए वो इशारा काफी था। मैं आज यहाँ आया हूँ और बहुत मसरूफ हूँ, तुम ठिकाने पर पहुंच कर बात करो। वो मुख्तसर सा मानीखेज पैगाम देकर उसने फोन बंद कर दिया। मुकद्दर हैरान कुन हद तक हमारा साथ दे रहा है। मैंने बूथ से बाहर निकल कर कहा, मैं उससे जरा सी देर की गुफ्तगू के लिए रिचमंड तक दौड़ लगाने पर तुला बैठा था, मगर कुआं खुद ही चलकर प्यासे के पास आ गया। अब रफ्ता रफ्ता सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। हमने गौर नहीं किया, वरना उसकी यहाँ आमद हमारे लिए मुतवक्का होती। वीरा बोली, क्यों, क्या तुमने उसे कोई दावतनामा भेजा हुआ था? मैंने खुश दिली से पूछा। इस वक्त उन्हें न्यूयॉर्क में अब्बास करमानी की तलाश है। अपनी कहानी के मुताबिक बद्रीनाथ उसे अच्छी तरह पहचानता है। जाहिर है कि यहाँ रहकर वो इस मुहिम की बेहतर रहनुमाई कर सकेगा। वो एक सजायाब सीक्रेट एजेंट के तौर पर यहाँ भेजा गया था और यहाँ आमद से नाखुश था। अब वक्त का पांसा उसके हक में पलट चुका है। दुआ करो कि इस तब्दीली ने उसे दोबारा मुतकब्बिर न बना दिया हो। रमेश अग्रवाल और निक मोडले के दरमियान पिस कर वो नर्म पड़ा था। अब वो इन तमाम बंदिशों से पूरी तरह आज़ाद हो चुका है। वीरा मेरी उस तशवीश में बराबर की शरीक थी। गोरहाम से होने वाली गुफ्तगू से एहतियात के अलावा तकब्बुर का पहलू भी झलक रहा था। असल पोजीशन घर से ही मालूम की जा सकती थी। वहां टैक्सियां कदम कदम पर मौजूद थीं। हम थोड़ी देर में घर वापस पहुंच गए जब माइक हमसे पहले पहुंचा हुआ था। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि वो अपने सर्वेंट क्वार्टर में महदूद था। उसके पास घर में दाखिले के लिए कोई फाजिल चाबी मौजूद नहीं थी। वो घर में घुसने में कामयाब हो जाता तो टेलीफोन लाइन से मुंसलिक CSD को देखकर शुबे में पड़ जाता और यकीनी तौर पर ब्लैक डैड को एक मुश्तबा आले की मौजूदगी से बाखबर कर देता। वीरा से किचन की जरूरियात वगैरह के बारे में मालूमात हासिल करके माइक गाड़ी से बाजार चला गया। उसे भगाने के लिए वीरा ने जानबूझकर अपनी फहरिस्त में ऐसी चीजों का इजाफा कर दिया था जो किचन और फ्रिज में मौजूद नहीं थी। बद्रीनाथ से मेरी गुफ्तगू तवील होने का इम्कान था। मैंने माइक के जाते ही स्पीकर फोन पर उससे राब्ता कर लिया। सॉरी बॉब, मेरे पास मेहमान आए हुए हैं, 5 मिनट बाद फोन करना। मेरी आवाज पहचानते ही बदरी ने वो रूखा फीका पैगाम देकर सिलसिला मुनक़ता कर दिया। मेरा माथा ठिनक गया। मालूम होता है कि बदरी का दिमाग दोबारा खराब हो गया है। वीरा ने मेरे अंदेशों को तकवीयत देने के लिए जहर फशानी की। इसकी बात बुरी लगने वाली है, लेकिन इसकी भी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं। मैंने अपने दिमाग को ठंडा रखने की कोशिश करते हुए कहा, अब उससे मेरे साथ आंखें बदलने की कोशिश की तो मैं उसको बुरी तरह तबाह बर्बाद करके रख दूंगा। ये बात वो भी जानता है। एक बार अपनी साख बना लेने के बाद वो अपनी जगह बहुत मुस्तहकम हो चुका है। तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकोगे। तुमने उसके खिलाफ परपुर्जे निकालने की कोशिश की तो अमेरिका ही में तुमको रगड़ कर रख देगा। तुम यहां से बाहर कदम नहीं निकाल सकोगे। मैं इतना अहमक नहीं हूं कि यहां रहकर उससे बदला लेने की कोशिश करूं। जो कुछ होगा यहां से निकल जाने के बाद ही होगा। जिस लम्हे प्रिंसटन के मुजाफाती कुएं से विल्सन की लाश बरामद हुई, बदरी का हशर भी इसहाक घंटी जैसा होगा। तुम बहुत खतरनाक होते जा रहे हो। अपने हलीफों की कमजोरियों पर हर वक्त नजर रखते हो। ये अच्छी बात नहीं है। मेरे बारे में तुमने न जाने अपने दिल में क्या कुछ मवाद लिए बैठे होगे। खुद को बदरी से ना मिलाओ। उसके बारे में तुम खुद ही जहर उगल रही थी। वो आंखें दिखाने पर उतर आया तो हम क्या करेंगे? तो क्या तुम शुरू ही से जानबूझकर उसे जराइम में मुलव्विस करते चले आ रहे हो? मैं उसे उकसा रहा था, तरगीब दे रहा था और वो जाल में फंसता रहा। जुर्म के इर्तिकाब का ये बुनियादी असूल है कि अपने हर हलीफ को बदतरीन कार्रवाइयों और साजिशों में मुलव्विस करते हुए चलो। कोई जिंदगी भर गद्दारी का तसव्वुर नहीं कर सकेगा। मुनज़्ज़म जराइम का ये बुनियादी सबक तुम्हें जुबानी याद होना चाहिए। जब उसे नजरअंदाज करोगी मुश्किलात में घिर जाओगी। बकिया चंद मिनट इसी तजब्जुब और बेयकीनी की अजियत में गुजरे। मैंने दोबारा नंबर मिलाया तो बद्रीनाथ ने सबसे पहले CSD के बारे में सवाल किया। मेरा जवाब इस बात में सुनते ही उसके जब्त का बंधन टूट गया। शेरली, तुम वाकई अजीम हो। तुमने वो काम कर दिखाया है जो शायद डैनी भी नहीं कर सकता था। गिरफ्तारी के वक्त गैप की दुहाई देने के बावजूद वो सब्ज फाइल पेश करने में कामयाब नहीं हो सका। तुम्हारे दोस्त करमानी का दावा सच निकला, मगर इसहाक घंटी के सर पर डैनी का भूत सवार है। उसे जूते पड़ रहे हैं। जल्दी वो करमानी से अपनी डील का एतराफ भी कर लेगा।
CIA का डायरेक्टर मेरी कारकर्दगी से बहुत खुश है। हर तरफ मेरी धूम हो गई है और ये सब तुम्हारी मेहनत का इनाम है जो मुझे मिल रहा है। वो बोलता रहा और उसके हर लफ्ज से मेरी अदा को तस्कीन मिलती रही। अपने आर्जी वसवसों की तरदीद हो जाने पर मैं खुद को बहुत पुरस्कून महसूस कर रहा था। अपनी मेहनत का जिक्र सुनकर मैंने आहिस्तगी से पूछा, क्या तुम मुलाकात के लिए कुछ वक्त निकाल सकते हो? मैं हर पाबंदी से आज़ाद हो चुका हूँ, जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ, मगर पिछली रात से मैं अचानक इस कदर मसरूफ़ हो गया हूँ कि मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसी मसरूफियत का तसव्वुर नहीं किया था। कल तक जो अफसर मुझे पख और ट्रेनी के तौर पर साथ ले जाते थे, आज मुझसे बात करने में फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। CIA और FBI वालों का तांता बंधा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज सुबह सवेरे निक मोर्ले वर्जीनिया पहुंचा तो उसे मुझसे मुलाकात के लिए पूरे 2.25 घंटे इंतजार करना पड़ा। मेरे दिल में ठंड पड़ गई। वो हर एक से कह रहा था कि आला तरबियत के लिए मेरा इंतखाब उसी ने किया था। काश मैं इस इज्जत का एक बड़ा हिस्सा तुमको मुंतकिल कर सकता। बद्रीनाथ के जहन पर अपनी बड़ाई के इजहार और मेरी शुक्रमंदी का खुमार चढ़ा हुआ था। जो कुछ हुआ वो उसके सानों गुमान में भी नहीं था। यह इज्जत तुम्हारे लिए है और तुम ही को मुबारक हो। मेरे लिए इतना काफ़ी है कि तुम मेरी खिदमत को नहीं भूले। ये बताओ कि तुम वहां से न्यूयॉर्क क्यों आए हो? अब्बास करमानी की तलाश की मुहिम मेरे सपुर्द कर दी गई है। मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ, पर न तुमसे कहता कि मुझे उसका पता बता दो। मुझे मालूम है कि मैं तुम्हारे इस दोस्त पर कभी हाथ नहीं डाल सकूंगा, मगर मगरूर कर देने वाली इन सरगर्मियों के जोशो खरोश में बहकर मुझे यूं लग रहा है जैसे मैं किसी भी वक्त उसे हथकड़ियां लगा दूंगा। इस आग घंटी अभी तक वहीं है? मैंने ताई तलब लहजे में पूछा। वहीं है, कसमें खा रहा है। को वीरा और डैनी की साजिश का शिकार हुआ है। उसके बयान की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि इसने दोनों से फोन पर बातें की, मगर अपनी आंखों से उन्हें न्यूयॉर्क में कहीं नहीं देख सका। सब्ज फाइल या गैप के बारे में वो क्या कहता है? मेरे लिए वो ज्यादा बातें अहम थी। सब कुछ हर्फ पर वही है जो तुमने बताया था, बस इसमें अब्बास करमानी की जगह डैनी का नाम आ गया है। शायद एक आध रोज में उसका नफ्सियाती तजिया भी होगा कि डैनी का फर्जी खौफ उसके जहन पर क्यों सवार है। निक मोडले कराची से यहाँ क्यों आया है? मैंने पूरा एतमाद लहजे में पूछा। उसे सुनगुन मिल गई थी कि CIA इस पर हाथ डालने का फैसला कर चुकी है। ये उसकी खुशकिस्मती है कि उसके आने तक इस आग घंटी वाकई पकड़ा जा चुका था। तुम गैप की गुमशुदगी का भांडा फोड़ चुके थे। वो इस आग घंटी का इतना बड़ा मुखालिफ है। मैंने हैरत से पूछा। वो इस आग से इतना सुलगा हुआ है कि उसने ठोकरों और थप्पड़ों से उसे मारा है। उसे तुम्हारे कैदी से इतनी पुरखाश क्यों है? निक कराची में CIA का चीफ है, लेकिन उसे C-130 के मामले से बिल्कुल अलग थलग रखा गया था। घंटी ने व्हाइट हाउस में अपने असर सूख की बिना पर CIA के डायरेक्टर की मुखालफत की भी परवाह नहीं की और मंसूबे की मंजूरी लेकर उस पर अमल कर डाला। वो कराची से डैनी के किसी करीबी साथी को अगवा करके लाशों के साथ अमेरिका लाना चाह रहा था। कब्रिस में मगवी ने अमले को यरगमाल बनाकर जहाज पर कब्जा कर लिया और अमरीकियों के लिए कौमी इज्जत और वकार का मामला था। सबने सर जोड़कर फैसला किया कि कैदी या मगवी को किसी सूरत में रिहा न किया जाए। जहाज को इंसानी जानों की परवाह किए बगैर कमांडो एक्शन में तबाह कर दिया जाए। इसका सारा इल्जाम डैनी के साथी के सर थोप दिया जाए। इस आग घंटी इस फैसले में शरीक था। कमांडो एक्शन के लिए वक्त और अमले का इंतखाब हो चुका था कि इस आग घंटी ने एक मरतबा फिर सब लोगों से गद्दारी की और पीठ दिखा दी। डैनी से उसकी न जाने कौन सी रग दबती है कि ऑपरेशन से चंद घंटे पहले इस जहाज को कैदी समेत कब्र से अनकरा परवाज करने का हुक्म मिल गया। व्हाइट हाउस के बराह रास्त हुक्म पर आला फौजी क़यादत वो फैसला करने पर मजबूर होगी। अनकरा में कैदी को आज़ाद कर दिया गया और वो अभी तक जिंदा है। मेरे लिए वो कहानी नई नहीं थी, मगर मैं खामोशी से बद्रीनाथ की कथा सुनता रहा। इसमें पूरे वाक़े के वो पहलू भी शामिल थे जो इस वक्त तक मेरे सामने नहीं आ सके थे। आइज़क बिल के खिलाफ मुक्तदिर अमरीकी हलकों में नफरत की दाग बेल उसी वक्त पड़ गई थी जब उसने सुल्तान शाह को अगवा करने का गलत फैसला किया था। इस नफरत के साथ गैप से महरूमी ने आखिरकार उसे उसके अंजाम तक पहुंचा दिया था। इस जोशो खरोश में तुम अपना असल मकसद शायद भूल चुके होगे। कुछ रोज में दिल खोल कर ताकत, इज्जत और इख्तियार के इस नए नशे से लुत्फ उठाऊंगा। इसके बाद फिर वही शब रोज चल पड़ेंगे। अपने दिल का अहवाल बताते हुए उसे यही नहीं था कि वो शेर अली के रूप में डैनी से ही मुखातिब था। मेरे दिल में बद्रीनाथ के लिए वुक्कत कम हो गई। तुम निक मोडले के हाथों होने वाली अपनी तजलील को भूल चुके हो। उसने एक अजनबी सरजमीन पर मेरी तहकीर की थी। मैंने उसके घर में 3.25 घंटे तक उसे जलील करके बदला ले लिया। अब वो मेरे गुन गाता फिर रहा है। ये ना भूलो कि इस आग घंटी भी इसी तरह इज्जत, ताकत और इख्तियार के नशे में धुत था। आज उसका अंजाम तुम्हारे सामने है। मुझे यूं ना डराओ, मैं उसकी तरह बहकने वालों में से नहीं हूं। असल मामलात मेरी नजरों से ओझल नहीं हुए हैं। मैंने अंदाजा लगाया है कि यहाँ पाकिस्तान के हमदर्दों की तादाद न होने के बराबर है। मेरे देश के खैर ख्वाह बहुत हैं। मैं तुम्हें पाकिस्तानी नहीं, अपना मौसम समझ कर यह राज बता रहा हूँ। ये खुला राज है जिससे हर शख्स बाखबर है। मैंने जवाब दिया। मैं इन जखीरों का सुराग लगाने की कोशिश कर रहा हूँ जो खलाई परवाजों के लिए ठोस ईंधन के तौर पर काम आते हैं। इनको निशाना बनाकर तुम इन्हें बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हो। भारत की साजिशों को नाकाम बनाना भी
तुम्हारे मिशन का हिस्सा था। जरूर था, मगर यहाँ रहकर मैं इनसे बिल्कुल बेखबर हूँ। वापसी पर हम हर तखरीबकारी के खिलाफ काम करेंगे, ख्वाह वो किसी की भी तरफ से हो। अपनी अना की भरपूर खुराक मुयस्सर आ जाने पर बद्रीनाथ अंदर से नरम पड़ता जा रहा था। मैंने किसी खफगी का इजहार किए बगैर कहा, तुम न्यूयॉर्क में हो तो अब मैं कभी कभार तुम्हें फ़ोन करता रहूँगा। बिल्कुल करते रहना। चाहो तो अपना फ़ोन नंबर मुझे दे दो, मेरे हालात बदल चुके हैं। ज़रूरत हुई तो मैं भी तुमसे रब्ता कर सकूँगा। मेरे पास तुम्हारा नंबर बिल्कुल महफूज रहेगा। तुम्हारे हालात बेहतर हो चुके हैं, मगर इस घंटी की गिरफ्तारी के बाद मेरे लिए खतरात बढ़ गए हैं। मैं होटल छोड़कर एक शनासा के घर पर रह रहा हूँ। यहाँ का नंबर मैं किसी और को नहीं दे सकता। मेरी कोशिश होगी कि रोज़ ही तुमसे रब्ता हो सके। मैं तुम्हें एक मरतबा फिर बता दूं कि मेरे मिशन और ख्यालात में कोई फ़र्क नहीं आया। ज़ेरे अताब एहलकार से मरात याफ्ता अफसर का दर्जा मिलने की खुशी ने गलबा किया हुआ है। इसका इज़हार मैं सिर्फ तुम ही से कर सकता हूँ। मेरे लिए कोई ख़ास काम तुम्हारे ज़हन में आता है तो मुझे ज़रूर बताओ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसे मुकम्मल कर सकूँ। ठोस ईंधन के ज़खायर पर तुम काम कर ही रहे हो। किसी ऐसी एटमी या फौजी मरकज़ का भी सुराग लगाओ जहाँ दाखिला नामुमकिन हो। इस फहरिस्त में तुम व्हाइट हाउस को भी शामिल कर सकते हो। मैंने चंद सानियों तक सोचने के बाद उसे अपनी तरजीहात से आगाह कर दिया। मेरा ख्याल है कि इनमें से व्हाइट हाउस में दाखिला बहुत आसान है। मैंने सुना है कि मखसूस अयाम और औकात में अमरीकी और गैर मुल्की सियाहों को इस इमारत के बाज़ हिस्सों की सैर करने की खुली इजाज़त होती है, लेकिन आज तक वहाँ कोई तकरीबी कार्रवाई नहीं की गई। हो सके तो वहाँ के हिफाजती इंतजामात पर भी काम करो। इस घंटी की सरपरस्ती करने वाले के ठिकाने पर कोई ओछा सा अलामती वार भी सबको हिला कर रख देगा। फिक्र मत करो, तुम्हारे एक इशारे से मुझे नई लाइन मिल गई है। मैं आज इस उस पर भरपूर अंदाज में काम शुरू कर देता हूँ। जरूरत हुई तो मैं खुद भी वहाँ का एक चक्कर लगा लूंगा। वहाँ CIA का कोई ना कोई दफ्तर जरूर काम कर रहा होगा। बद्रीनाथ से मेरी गुफ्तगू तवील हो गई थी। मैंने उसकी नई मसरूफियात के हवाले से सिलसिला कराम वहीं खत्म करके फ़ोन बंद कर दिया। इसे कुर्सी का नशा चढ़ा है, मगर बुरी तरह नहीं चढ़ा। वीरा ने तमानियत का एक गहरा सांस लेकर कहा, आदमी अंदर से जरा भी कमजोर हो तो कुर्सी आखिरकार उसे ले डूबती है। हमने आइज़क बेल की तबाही के तुम्हारे मिशन को उसके नुक्ता अरूज पर पहुंचा दिया है। अब नई राह के तायुन में जरा वक्त लगेगा। इस वक्त तक बदरी का खुमार भी हल्का हो चुका होगा। देखो कि अब हमारा कौन सा नया टारगेट सामने आता है। तुम्हारे सामने अमेरिका की वसी अरीज सल्तनत फैली हुई है और तुम यहाँ टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। वीरा इस्तज़ाइया अंदाज में बोली, वो तुम्हारे छोटे से फ्लैट में घुसकर सुल्तान शाह को उठा ले जा सकते हैं, तो तुम भी जहां चाहो वार कर सकते हो। यहाँ के पुल, इमारतें, सुरंगें, ये सब तुम्हारे आसान निशाने बन सकते हैं। हम दहशतगर्द नहीं हैं, अपनी बका की एक महदूद सी लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसी नंगी और सफाकाना कार्रवाइयां होने लगी तो इंसान दुनिया के किसी खित्ते में सुखी नहीं रह सकेगा। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज होता है, जंग कभी महदूद नहीं होती। ये उर्दू का नहीं अंग्रेजी का मुहावरा है, वो इस पर अमल कर रहे हैं। तुम मंतकों के बगल बजाते रहो। ये कहकर वीरा उठी और किचन में से मेनोशी के लवाजम ले आई। सूरज ढले काफी देर हो चुकी थी। अंधेरा वीरा के लिए अमूमन ऐसी ही सरगर्मियों का संदेशा लेकर उतरता था और वह ढलान पर रखी हुई गोली की तरह खुद ब खुद उसी नशेब में लुढ़कने लगती थी। आइज़क बेल के जराइम के बारे में कड़ी सरकारी राजदारी के बावजूद अगले दिन के अखबारात में काफी मवाद मौजूद था। टेलीविजन पर मुज़ाकरात और तबसरे शुरू हो गए थे। इनमें सब कुछ था, लेकिन गैप और ऐवान सदर के किरदार के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं था। अमेरिकी मुबस्सिरों को अपनी मुआशरती इक़दार के हवाले से बहस के लिए एक नया नुक्ता हाथ आ गया था। इनका कहना था कि इंसान दुनिया का हर अच्छा या बुरा काम सिर्फ पैसा कमाने के लिए करता है, क्योंकि पैसा ही जिंदगी की तमाम ज़रूरियात की अकलौती कलीद है। फिर वो लोग जिनके पास पैसे के अंबार लगे हुए क्यों जराइम की तरफ राग़िब होते, वो कोई पेचीदा पहेली नहीं थी। नस्ली तआस्सुब, एज़ा रसानी और तुसी पसंदी इस सवाल के 3 जवाब थे। आइज़क बेल के किस्से में इन तीनों हवालों से साहूनी बरादरी मुजम्मत का निशाना बनती थी, इसलिए कोई भी खुलकर इस सवाल का जवाब देने की हिम्मत नहीं कर सका। हर बहस पेच दर पेच सवालों और वजाहतों में उलझा कर समेटती गई। मैं टेलीविजन पर दिन भर यही खेल देखता रहा। एक बार भी डेविड स्टार्स को हदफ मुलामत नहीं बनाया गया। हालांकि इसी प्लेटफार्म ने आइज़क बेल को तबाही के धाने पर पहुंचाया था। 5 बजे ब्लैक डैड अपने 2 नफरी अमले के साथ हमारे पास आ पहुंचा। हर शख्स तुम्हें देखने के लिए मारा जा रहा है। मिजाज पुरसी के बाद उसने वीरा को आगाह किया, अमरीकी ऐसी पागल कौम है कि बैक्स्टर की मौत की पूरी तफसील जारी करने के बाद तुम्हें देखने पर $5 का टिकट लगा दिया जाए तो 2-4 रोज में तुम लाखों डॉलर बटोर सकती हो। यह मजाक है या मशवरा? वीरा ने गंभीर संजीदगी से सवाल किया। मजाक न मशवरा, बस एक इत्तला थी जो तुमको दे दी, और अब काम की बात। यह कहकर वो अपनी जेबों में कोई कागज तलाश करने लगा। वो इस वक्त तरंग में था। थोड़ी सी बदहवासी का मुजाहरा करने के बाद मतलूबा कागज दरियाफ्त करने में कामयाब हो गया और उसे मेरी तरफ बढ़ा दिया। ये 4 अफराद के नाम हैं, इनमें से हर एक नजमे दाऊदी है। ये सब मिलकर डेविड स्टार्स कहलाते हैं।
अब यही चारों इस जमात के दिमाग होंगे। इसने बताया इनका नंबर आइजक बेल के बाद आता है या ये मंसूबा बंदी में उससे ऊपर थे। मैंने ब्लैक डैड से पूछते हुए वो चारों नाम पर डाले। 6 अफराद ने इस जमात की बुनियाद रखी थी। ब्लैक डैड सिगरेट सुलगा कर कहने लगा, रास अल्मेडा पाकिस्तान में मारा गया या लापता हो गया। आइजक बेल पकड़ा जा चुका है। इनके अंदर की खबरें बहुत मुश्किल से दस्तयाब होती हैं, इस वजह से कुछ नहीं कहा जा सकता कि इनमें कौन कौन क्या है। ये चारों न्यूयॉर्क ही में रहते हैं, नामों के साथ पते मौजूद नहीं थे, इसलिए मुझे वो सवाल करना पड़ा। ये हफ्ते में एक बार डेविड स्टार्स के दफ्तर में जमा होते हैं। इसके बाद ये कहाँ रहते हैं ये बताना मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका के कई बड़े शहरों में इनकी जायदादें हैं और ये बहुत बाहैसियत अफराद में शुमार होते हैं। अगर तुम्हारे आदमी आज दिन भर में सिर्फ ये 4 नाम हासिल कर सकें तो इनकी कारकर्दगी बहुत तशवीशनाक है। तुम इनमें से किसी को उठवाना चाहो तो ये काम हफ्तों भी नहीं हो सकेगा। यूं समझ लो कि पहले मरहले में सिर्फ ये नाम मिले हैं, दूसरी मालूमात हासिल होते ही मैं तुम्हें मुतल्ला कर दूंगा। इस दौरान में तुम अपने तौर पर कुछ करना चाहो तो इन नामों के सारे काम का आगाज कर सकते हो। मेरा तरीकाकार तुम आइजक बेल के सिलसिले में देख ही चुके हो। शिकार को बुलाकर एक्सप्रेस वे पर एक जगह खड़ा किया और तुमने उस पर गोली चला दी। निशाना लगना या खता होना एक अलग बात थी। तुम ये क्यों नहीं समझ रहे कि इनके खिलाफ किसी भी कार्रवाई का सारा फायदा तुमको पहुंचेगा। शायद मैंने तुमसे राब्ता करने में उजलत की है। वो खिफत अमेज लहजा बोला, तुम डैनी से ऐसा सलूक कर रहे हो जैसे ये मुआवजा देकर लोगों को मारने वाला पेशावर हो। वीरा ने कहा, तुमने इसे नाम दे दिए, अब इन्हें ढूंढ कर मारना डैनी का काम है। काम पूरा हो जाएगा तो तुम इसे तयशुदा मुआवजे की रकम अदा कर दोगे। अगली बार मैं इस बारे में ज्यादा से ज्यादा मालूमात लेकर आऊंगा। तुमने आइजक बेल को घेर कर मुझे अपनी सलाहियतों से इतना ज्यादा मुतासर किया है, मेरा ख्याल था कि बाकी काम तुम खुद कर लोगे। मैंने ब्लैक डैड को मजीद शर्मिंदा करने का इरादा तर्क कर दिया। आइजक बेल के सिलसिले में किस्मत ने हमारा साथ न दिया होता तो इसके बारे में भी हम कुछ मालूम नहीं कर सके थे। वो न्यूयॉर्क ही में रहता था, लेकिन हमें उसके घर का कोई सुराग नहीं मिल सका था। इसके दफ्तर की निशानदही बद्रीनाथ ने अपनी यादाश्त के सहारे की थी। बाद में बेशतर काम जैनी ने सर अंजाम दिया था। डेविड स्टार के दफ्तर का नंबर हमें टेलीफोन डायरेक्टरी से जरूर मिला था, पर आइजक बेल ने खुद बताया था कि इसके पास खुफिया नॉन डायरेक्टरी नंबर थे। शायद एहतियात और राजदारी इन लोगों के मामूलात में शामिल थी। तो अपनी निजी जिंदगी में भी इन अमूर पर कोई समझौता करने के आदी नहीं थे। मुअज़्ज़ज़ और बहैसियत होने के बावजूद उनके तौर तरीके किसी माफिया या सिंडिकेट के सरबराहों जैसे थे। तुम्हें खुद अंदाजा हो जाएगा कि यह काम इतना आसान नहीं है। मैंने ब्लैक डैड की अश्क शोई की कोशिश करते हुए कहा, यह काम हम लोगों को मिलजुल कर ही अंजाम देना होगा। इसमें जितनी ज्यादा ताकीर होगी इसमें तुम्हारी पोजीशन को उसी कदर नुकसान पहुंचेगा, और इसका अंदेशा भी है। मैं तुमसे मुत्तफिक हूं। यह बताओ कि माइक ने तुम्हें अपनी फजूल गोई से परेशान तो नहीं किया? अव्वल तो उसे अपनी चर्ब जुबानी के जोहर दिखाने का मौका ही नहीं मिल सका। पिछली रात उसको बहुत कम वक्त मिला था। दोम ये कि वो खुद भी बैक्स्टर की खुदकुशी की वजह से ज़हनी परागंदगी का शिकार है। तीसरी और ईमानदारी की बात यह है कि वो वाकई मोहतात नजर आ रहा है। उसने हमें बैक्स्टर की तदफीन के बारे में एक लफ्ज भी बताने की कोशिश नहीं की। मैंने बताया वो तुम्हें तंग नहीं करेगा। मैंने उसे हर बात उसकी जुबान में समझा दी है। हार्लेम के फसाद का इल्जाम अब बराह रास्त तुम्हारे दुश्मन पर आयद किया जा रहा है। वीरन उसे याद दे रहा है, इसका कुछ न कुछ समर तो तुमको भी मिल रहा होगा। फर्क पड़ा है, लोगों ने मुझसे पूछना शुरू कर दिया है कि इससे मेरा क्या तनाजा था। मैं अभी तक ये समझने में कामयाब नहीं हो सका कि उसने अचानक मेरे खिलाफ हथियार क्यों उठाए थे। कोई शिकायत थी तो वो मुझसे बात कर सकता था। वो हमारे जाल में फंस कर बुरी तरह परेशान हो गया था। शायद उसने फर्ज कर लिया कि न्यूयॉर्क में सिर्फ तुम ही वीरा की मदद कर सकते हो। वो अब भी जिस तसलसल और तवातुर से हमारे नाम ले रहा है, इससे यही एक सूरत समझ में आती है। हैरत इस बात पर है कि वर्जीनिया और वाशिंगटन में बैठे हुए CIA और FBI के अफसरान मुसलसल उसके सच को झूठ करार दे रहे हैं। कल किसी और ने टाइम्स के एडिटर को धमकी दी थी कि अब्बास करमानी की तलाश खत्म न की गई तो न्यूयॉर्क की कोई बड़ी इमारत बमों से उड़ा दी जाएगी। इस पर लोगों में खासी हलचल मची है। जाहिरी सरगर्मियां बड़ी हद तक मान पड़ गई हैं, मगर पसे पर्दा तलाश इसी तरह जारी है। मैंने भी पढ़ा है कि वो औरत अपनी आवाज और लहजे से ईरानी मालूम हो रही थी। वीरा ने पूरी फिक्रमंदी से कहा, अब्बास करमानी के मुकाबले में एक मुश्तबा ईरानी जोड़े को आसानी से पकड़ा जा सकता है। इसकी गिरफ्तारी तक ये मामला यूं ही उलझा रहेगा। डैनी को दुख हो रहा है कि CIA वालों ने इसके कारनामे का सेहरा किसी और के सर बांधने की कोशिश की है। सारी गड़बड़ की वजह यह है कि तुम अमेरिका में रिपोर्ट रहने पर मजबूर हो। थोड़ी देर तक बैठने के बाद ब्लैक डैड वापस चला गया। हालात के रुख से वो ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका न्यूयॉर्क पर हुक्मरानी का ख्वाब जल्द ही पूरा होता नजर नहीं आ रहा था। इसे अलविदा कहने के बाद वीरा ने किचन में झांका तो वहां ताजा फलों की एक बड़ी टोकरी और ब्लैक लेबल स्कॉच का पूरा कार्टन मौजूद था। शायद वो चीजें ब्लैक डैड खुद अपने साथ लाया था। क्या इन 4 नामों पर तुम कोई रोशनी डाल सकती हो?
कमरे में लौटने के बाद मैंने वीरा से पूछा। वीरा ने कागज पर नजर डालकर मायूसी से सर को जुम्बिश दी और कहा, मुश्किल ये है कि हिटलर से जूते खाने के बाद ये लोग मुजरमाना सी गुमनामी और तन्हाई की जिंदगी गुजारने के आदी चले आ रहे हैं। सिर्फ अपने आम मजहब लोगों में घुलते मिलते हैं, दूसरों से अलग थलग रहते हैं। इसका मतलब है कि ब्लैक डैड ने यह नाम हासिल करके भी तीर मारा है। मैंने उसके सामने जुबान नहीं खोली, वरना इतनी कलील सी मुद्दत में डेविड स्टार्स के 4 बड़े नाम यकजा कर लेना आसान काम नहीं था। हैरत है कि बाहसियत होने के बावजूद ये लोग इतने गुमनाम हैं। मैंने ताज्जुब से कहा, इसमें हैरत की कोई बात नहीं, इनके कारोबार इनके पेशावर मुलाजमीन चलाते हैं, इसलिए इनका हर वक्त कहीं भी मौजूद रहना जरूरी नहीं होता। आइजक बेल रिंग्स जैसी बड़ी कंपनी का सरबराह था, लेकिन कंपनी के बेशतर मुलाजमीन ने उसे देखा तक न होगा। सोचते सोचते अचानक मुझे बद्रीनाथ का ख्याल आ गया। वो CIA में फाल हैसियत में आ चुका था, अपने जराये से इस बारे में बहुत कुछ मालूम कर सकता था। मैंने फौरन ही उसका नंबर मिला लिया। गनीमत यह था कि इस वक्त बदरी को बात करने की फुर्सत थी। मैं उसकी मिजाज पुरसी के बाद फौरन ही असल मकसद पर आ गया। उसने मेरे दिए हुए नाम सही तलफ्फुज के साथ अपने पास नोट करने के बाद पूछा कि ये चारों अमरीकी ही हैं? अमरीकी ही हैं। मैंने लम्हा भर सोच कर जवाब दिया। अमरीकी ना होते तो इन चारों का हर हफ्ते डेविड स्टार के दफ्तर में यकजा हो जाना आसान ना होता। इनके बारे में क्या जानना चाहते हो? बद्रीनाथ के लहजे में हालात की तब्दीली की वजह से अजीब सा ठहराव और वकार पैदा हो गया था, जो कानों को भला मालूम हो रहा था। पते और फोन नंबर के साथ जो कुछ भी मालूम हो सके कारआमद रहेगा। मैंने कहा, 7 बजे फोन कर लेना, मैं भी किसी को इस काम पर लगा देता हूँ। बद्री से पहले तुम डेविड स्टार के दफ्तर भी फोन कर सकते थे। फोन बंद होने के बाद वीरा ने कहा, इसका नंबर तुम्हारे पास लिखा हुआ है, मुझे इसका ख्याल नहीं है, लेकिन यह कोशिश सूनमंद नहीं रहेगी। ब्लैक डैड ने सबसे पहले वहीं हाथ मारना चाहा होगा। मैंने यह कहकर अपनी नोटबुक निकाल ली। डेविड स्टार के नंबर पर दूसरी घंटी के साथ ही जवाब देने वाली खुदकार मशीन चल पड़ी। इस पर निस्वानी आवाज में पैगाम मौजूद था कि नागुज़ीर वजूह की बिना पर वो दफ्तर गैर मुहीना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया था। मशीन बाहर के पैगामात रिकॉर्ड करने से कासिर थी।